नमस्कार, मोलियार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन प्रशासन पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश कालीन प्रशासन पर हमारा ये तीसरा वीडियो है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से समझें और समझते हुए एक एक पॉइंट भी हमारा ना छूटे, है ना। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि पेपरों में आने वाले हर एक पक्ष पर, हर एक प्रश्न पर हम विशेष ध्यान दें। इसी क्रम में आज का हमारा जो तीसरा वीडियो है, वो पिछला जो वीडियो था उत्तराखंड में वन प्रबंधन, उसी के अंतर्गत है, यानी उसी का दूसरा भाग है। वन प्रबंधन पिछले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने उसे आधा ही छोड़ा वहां पर, और उसका जो आधा भाग है वन प्रबंधन का, आज हम कर रहे हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पेपरों में बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए मैंने चुन चुन करके विशेष टॉपिकों पर बात की है। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो जितना हो सके उतना शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक ही हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कालीन प्रशासन पर। मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक था वो था बेटा वन प्रबंधन। क्या था बेटा? वन प्रबंधन, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है और जंगल उत्तराखंडियों के लिए आज भी महत्वपूर्ण है और तब भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन आजकल लोग पलायन की दृष्टि की वजह से अब जरा वनों का हमारे यहाँ महत्व कम हो गया। तो पहले जो पहाड़ी हिस्से थे, हमारा मैक्सिमम जो जीवनचर्या होती थी वो जंगलों से ही संबंधित हुआ करती थी, इसलिए उस दौर में जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। किस तरीके से प्रबंधन हुआ उस पर हम बात कर चुके, लेकिन मैं आपको लगातार ये कहना चाह रहा था कि अंग्रेजों ने लगातार कोशिश करी, क्योंकि पहले क्या था, उत्तराखंड में जो जंगल थे वो सारे के सारे जनता के पास थे, उन पर किसी राजा का कब्जा नहीं था, किसी राजाओं का अधिकार नहीं था। जंगल सामान्य आम जनता की बपौती हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कोशिश करी कि किस तरीके से जंगलों को भी जनता से लिया जाए और जंगलों से होने वाली इनकम को राजशाही में यानी ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया। तो लगातार उनकी कोशिश थी और उन्हीं कोशिशों की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा है लगातार वो एक से कानून लेकर के आ रहे थे, लगातार एक से अधिसूचना लेकर के आ रहे थे। उन लगातार कानून लाने, उन लगातार अधिसूचना के द्वारा अंग्रेजों ने कोशिश करी कि संपूर्ण वनों पर पूरा का पूरा अधिकार कर दिया जाए। और जब जनता से उनके जंगलों को छीना गया, उनकी पुश्तैनी बपौती को छीना गया, तो जनता आंदोलन पर उतर आई। किस पर उतर आई बेटा? जनता आंदोलन पर उतर आई। और उसी आंदोलन की वजह से जनता का विद्रोह फैलता रहा। लगातार जो है जो ब्रिटिश शासन था उसके प्रति जनता नाराज हो रही थी, लगातार आंदोलन कर रहे थे, जगह जगह जंगलों को जलाया जा रहा था, क्योंकि जनता कह रही तब ये जंगल हमारे नहीं है तो हम अंग्रेजों के भी होने नहीं देंगे। लगातार जंगलों को जलाया जा रहा था। जनता ने अपने हिसाब से पूरी कोशिश करी कि अंग्रेजों को इस तरीके से परेशान किया जाए, इस तरीके से उन्हें झुकाया जाए कि अंग्रेज मजबूरन हमें जंगल वापस देने पर मजबूर हो जाए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? ठीक, आगे समझते जरा। जब लगातार आंदोलन चल रहे थे तो इसी दौर में 1921 का एक दौर आया। कब का बेटा? 1921। और ब्रिटिश जो हमारी जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, वहां पे कमिश्नर थे पी विंडम। क्या नाम था बेटा? पी विंडम। वहां पर जो है वो कमिश्नर थे। पी विंडम साहब ने एक कमेटी का गठन किया जिसे हम कहते हैं ग्रीवरेंस कमेटी। क्या कहते हैं बेटा? ग्रीवरेंस कमेटी। ये कमेटी का पी विंडम ने गठन किया। अच्छा, कमेटी गठित की जब उन्होंने, तो इस कमेटी के अध्यक्ष स्वयं कमिश्नर साहब थे, यानी स्वयं पी विंडम साहब जो है इस कमिश्नरी के अध्यक्ष थे। अब इस कमिश्नरी को जब 1921 में, इस कमेटी को जब 1921 में गठित किया गया, तो सबसे पॉइंट है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, है ना। उद्देश्य क्या था? अच्छा, पेपरों में अगर मैं नॉर्मली वनडे एग्जामों में देखूं तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? कब हुई बेटा? 1921 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, पेपर में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि पी विंडम साहब ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष थे। क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या था ग्रीवेंस कमेटी का बनाने का? सुनना जरा। इस कमेटी को काम सौंपा गया कि वो जनता की वन संबंधी शिकायतों को सुने। सुनना जरा सा, क्या सुने? वन संबंधी शिकायतों को सुने। एक काम कि वो जनता की वन संबंधी शिकायतों को सुने, ठीक है। दूसरा इसको साम दिया, आपने केवल शिकायतें ही नहीं सुननी है, उन शिकायतों का निवारण किस तरीके से किया जाए, समझना जरा सा। उन शिकायतों का निवारण किस तरीके से किया जाए, इस पर भी बात करें। ये भी उनका उद्देश्य था कि जनता की शिकायतों का निवारण किस तरीके का हो। और तीसरा इनका जो उद्देश्य था ग्रीवेंस कमेटी का कि आप केवल निवारण ही नहीं, जनता को और क्या फायदा पहुंचाया जाए, वनों से संबंधित उन्हें और क्या फायदा पहुंचाया जाए, कोई नई बातों पर आप बात कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे उनके। पहला था जनता की वन संबंधी शिकायतों को जाने, उनको पूरा परखें। दूसरा, उन शिकायतों का निवारण किस तरीके को हो, उसके बारे में अब आपने सुझाव दीजिएगा। और तीसरा उनका उद्देश्य था कि जनता को शिकायतों के अलावा और क्या फायदे पहुंचाए जाएं। ये मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे ग्रीवेंस कमेटी ने। ग्रीवेंस कमेटी ने अक्टूबर 1921 में अपनी रिपोर्ट सौंपी ब्रिटिश सरकार को। अब क्या रिपोर्ट में लिखा हुआ था, इस पर भी बात करते हैं। रिपोर्ट में क्या हुआ, क्या क्या बातें कही? पहली बात, रिपोर्ट में कहा कि देखो, जो जनता के लोग आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन जनता के लोग कर रहे थे और आपने उनको गिरफ्तार किया है, तो यानी गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा किया जाए। पहला क्या बोला बेटा? गिरफ्तार आंदोलनकारियों को क्या किया जाए? रिहा किया जाए, कारियों को रिहा किया जाए। पहला पॉइंट ही था। अब क्यों किया जाए? क्योंकि जिससे जनता खुश हो जाए कि भाई हमारे जो भी थे, अब सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। पहला था गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा किया। दूसरा समझना, दूसरा क्या था कि जो अब सरकार ने क्या किया था कि गांव की भूमि को भी कब्जा कर दिया था। याद होगा आपको, गांव की भूमि को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो उन्होंने कहा कि गांव से लगी, क्या कहा दूसरी सिफारिश में, गांव से लगी आधा मील, यही बोला था कि नहीं, आधा मील तक की जमीन को, तक की जो वन भूमि है, तक की वन भूमि को किसको सौंप दिया जाए? गांव वालों को दे दिया जाए। और तीसरा क्या था, समझना जरा, तीसरा क्या था इसमें कि उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया जाए। किसका? उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया जाए। 3 मुख्य सिफारिशें थी ग्रीवेंस कमेटी की। पहली सिफारिश, गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा, गांव से लगी हुई 1.5 मील की भूमि को। और तीसरा कि वन पंचायतों का गठन किया जाए। यानी वन पंचायतों का गठन जब आप करोगे तो भाई उनको कोई वन जंगली भूमि तो दोगे कि नहीं, उसी के लिए तो वन पंचायत बनेगी। तो ये 3 मुख्य रूप से बात कर दी गई। चौथा बात जो इंपॉर्टेंट थी वो ये कि अब जो है जंगलों में कुछ सीमित अधिकार भी गांव वालों को दे दिए जाए, कुछ सीमित अधिकार भी गांव वालों को दे दिए जाए। ये थी रिपोर्ट, ये आई। अच्छा, अब इसके बाद क्या, जब रिपोर्ट आई, सब कुछ हो गया, थोड़ा सा जनता में अच्छा मैसेज गया, तो अब क्या हुआ? आपको याद है ग्रीवेंस कमेटी ने लास्ट में कहा कि उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया है। क्या कहा बेटा? वन पंचायतों का गठन किया जाए। ठीक हो गया। किसकी रिपोर्ट पर? ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट पर। तो आपको बता देता हूं, ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट 1931 में पहली बार किसकी स्थापना की गई बेटा? वन पंचायतों की स्थापना की गई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कब की गई? 1931 में पहली बार उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया। अब तुम सोच रहे हो सर वन पंचायतें, इनका काम क्या था? देखो, इन्हें एक गांव वालों को सरकार के द्वारा कुछ भूमि दी गई जिस पर पंचायत का कब्जा था, जिस पर ग्राम पंचायत का कब्जा था। और उस जो भूमि, जो जंगली भूमि दी गई, जो जंगल वाली जो भूमि दी गई, उस पर वन पंचायत का कब्जा है। उसकी सुरक्षा करना भी वन पंचायतों का कर्तव्य था। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो वन पंचायत का कार्य क्या है? मैंने कहा जो पंचायत की भूमि है उसकी सुरक्षा करना और उसको पूर्णतया नियंत्रण करना, यही काम वन पंचायतों का था।
स्थापना कब हुई? 1931 में। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई वन पंचायत तो गठित हो गए, पर इसमें सदस्यों की स्थिति किस तरीके की रही, इस पर भी बात करते हैं। वन पंचायत में 3 से लेकर के 5 सदस्य हो सकते थे। कितने सदस्य? बोलो। 3 से लेकर 5 सदस्य वन पंचायतों में हो सकते थे। दूसरी बात पर आओ, इन्हीं में से एक व्यक्ति को पंचायत का प्रमुख, अच्छा पहले जरा समझना, थोड़ा पहले बैक वापस आ जाओ। 3 से 5 सदस्य हो जाते और इन सदस्यों को पंच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंच कहा जाता, यानी पंचायत के सदस्य क्या होते थे? पंच होते थे। और इन्हीं 5 सदस्य या 3 से 5 के बीच जितना भी हो, इन्हीं में से एक व्यक्ति को सरपंच चुना जाता था, जो कि उत्तराखंड में वन पंचायत का प्रमुख होता था। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ भाई, कंफर्म? आगे समझ में? ठीक है। भारत उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन में एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। वो उस समय कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। क्या नाम था बेटा? कैलाश चंद्र गैरोला। कैलाश चंद्र गैरोला भारत में यानी उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन में महत्वपूर्ण योगदान रहा कैलाश चंद्र गैरोला जी का। क्या ये 2 बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब ये तो हमारा बेटा उत्तराखंड में वनों से संबंधित क्या क्या प्रावधान थे, किस तरीके के, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले वन प्रबंधन के अंतर्गत पहले हमने ग्रीवेंस कमेटी पढ़ी पी विंडम के समय। दूसरा हमने वन पंचायतों को क्लियर किया। क्या प्रश्न आ सकते हैं ये हमने आप पे बात कर दी है। आइए अब आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने वनों के प्रबंधन के तहत या वनों को अनुसंधान रिसर्च करने के लिए 1878 में अंग्रेजों ने वनों से संबंधित अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक स्कूल खोला देहरादून में। कहां खोला बेटा? देहरादून में, जिसे कहा गया फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। क्या खोला गया बेटा? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। क्या खोला बेटा? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ठीक है। कब खोला? 1878 में। हम बात कर रहे हैं, जरा समझ रहे हैं इस पॉइंट को भी। ठीक 1884 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा दिया, देहरादून की जगह पर अब नाम हो गया इंपीरियल। क्या होगा बेटा? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल खोला। वन संबंधी अनुसंधानों को, रिसर्चों को करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1878 में देहरादून में एक स्कूल खोला गया, जिसे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम दिया गया। 1884 में उसका नाम बदल करके इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया। 1906 में फिर इसका नाम बदला। कब बदला बेटा? 1906 में इसका नाम बदला और अब इसका नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब स्कूल हटा दिया गया, इंस्टीट्यूट। 1906 में इसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझना एक एक बात को। और स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद इस इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया और उसे अब कर दिया गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या कर दिया गया? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी आप इसे शॉर्ट में अब क्या बोलते हैं बेटा? FRI। क्या आपको समझ में आया? पेपर में डायरेक्ट पूछा गया FRI की स्थापना कब हुई और इसमें ऑप्शन 1878 था। आपको ये बोलना है कि 1878 में। अगर 1878 ये 3 ना हो, अरे ये 2 ना और 1906 हो तो आपको 1906 भी बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बना वो 1878 में बन गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। क्या एक बात समझ में आ गई? क्लियर। अब जरा FRI के बारे में थोड़ा और समझते हैं। आप जानते हैं देहरादून में, आप में से कई लोग FRI घूमने गए होंगे।
एफआरआई सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है? एफआरआई में अगर देखो तो वो टूरिस्ट प्लेस भी आज बन चुका है। फॉरेस्ट रिसर्च का काम तो कर ही रहा है, टूरिस्ट पैलेस भी बन चुका है। एफआरआई की क्या आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? वो है उसका भवन। क्या है? वो है उसका जो मुख्य भवन है, वो आपने देखा हुआ है, वो भवन जो है वो आपको अट्रैक्टिव करता है। तो अगर मैं इसके भवन की बात करूं तो इसका जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है बेटा, वो किसने तैयार किया? ब्लॉमफील्ड, सीजी ब्लॉमफील्ड, इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया। किसने किया बेटा? सीजी ब्लॉमफील्ड, इन्होंने इसका डिजाइन किया। अगर मैं इस भवन की बात करूं तो इसको ग्रीक और रोमन शैली यानी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया। किस शैली में बेटा? जल्दी बताओ भाई। इसे ग्रीक और रोमन शैली में बना दिया गया। आप लोग गए एफआरआई गए? सब गए? कुछ कुछ लोग नहीं, जो नहीं गए उन्हें जरूर जाना चाहिए भाई। देहरादून में रह के एफआरआई ना घूमो तो क्या फायदा? एफआरआई जरूर जाना चाहिए। हाँ जी, तो एफआरआई भवन के डिजाइनकार कौन है? सीजी ब्लॉमफील्ड। हाँ, और अब थोड़ा आगे समझते हैं। जो एफआरआई का मुख्य भवन है उस पर थोड़ा सा हम अपनी टिप्पणी डालते हैं। एक्चुअली में इस भवन को ग्रीन और रोमन शैली में बनाया गया, इस तो हम बात कर चुके हैं। और इस भवन की जो शुरुआत हुई, जो जिस अब इसको उद्घाटन हुआ, इसको भवन का शुरुआत 1929 में, इसलिए इसका जो उद्घाटन समारोह था उस समय भारत के जो वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था बेटा? तो उन्होंने ही, विलियम बेंटिक साहब ने इस भवन का डिजाइन उद्घाटन किया था। डिजाइन तो विलियम पॉल्टनी ने, पर इस भवन का डिजाइन तैयार किया था। किसने किया था बेटा? आइए, ठीक हो गया, अब मैं समझ गया आपकी बात। एक चीज आपको ये समझनी चाहिए कि एफआरआई को बनाने में मुख्य योगदान डिट्रिच वेंडिस का था, जो भारत के पहले वन महानिरीक्षक थे और जिन्हें भारत में वानिकी का पिता कहा जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसी एफआरआई, जो एफआरआई भवन है, इसी के परिसर में 1938 में एक स्कूल खोला गया। 1938 में एक स्कूल खोला गया। क्या नाम था बेटा इसका? इसका नाम था राष्ट्रीय वन अकादमी, यानी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी इस स्कूल का नाम था। इसे बनाया गया 1938 में। यह स्कूल मुख्य रूप से वन संबंधी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बना दिया गया। 1938 में राष्ट्रीय वन अकादमी। क्या बना दिया गया बेटा? राष्ट्रीय वन अकादमी। कहां है? एफआरआई भवन के परिसर में ही, दूसरी तरफ जो है वहीं पर जो है इसे बना दिया गया। ओके, अब इसका नाम बदल दिया गया 1987 में। 1987 में राष्ट्रीय वन अकादमी का नाम बदला गया और उसे रखा गया इंदिरा गांधी। क्या रखा गया बेटा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, अब इसका नाम कर दिया गया। इस वन अकादमी का मुख्य कार्य मैंने आपको सौंप दिया, समझा दिया है कि भारत में वन संबंधी जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य इसी वन अकादमी में किया जाता है। क्लियर हुई बात? अब आपके पास प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय वन अकादमी या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? आपका उत्तर होना चाहिए देहरादून में। दूसरा, राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई? 1938 में। तीसरा, राष्ट्रीय वन अकादमी का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कब कर दिया गया? 1987 में। कुछ कहना है? क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ? बोलो, कुछ पूछना चाह रहे तो बताओ। क्लियर हुआ ये टॉपिक? तो आज इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो और, एक या दो वीडियो और बनेंगे। उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नरी था उसमें किस तरीके से अंग्रेजों ने प्रशासन किया, इस पर हम एक या दो वीडियो और लाएंगे, क्योंकि काफी लंबे समय तक उन्होंने राज किया। इस वजह से उन्होंने काम भी काफी किया। इस वजह से हमारा महत्वपूर्ण जो हमारा कर्तव्य बन जाता है इस टॉपिक पर बात करें। अगेन, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।